हम लोग 9th क्लास के अध्याय नंबर कितना देख रहे हैं? 12। इसमें ध्वनि चैप्टर चल रहा है आप लोगों का। ठीक है, ध्वनि में आज प्रतिध्वनि के बारे में आपको पढ़ना है। प्रतिध्वनि क्या होती है कि जब ध्वनि किसी परावर्तक वस्तु जैसे इमारत अथवा पहाड़ से टकराकर वापस आती है तो उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। जैसे अगर आप पहाड़ के पास या पहाड़ से आवाज कोई टकरा करके वापस आती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। उसे क्या कहेंगे? प्रतिध्वनि कहते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कभी आवाज लगाया होगा पहाड़ के पास जा करके, तो आपकी आवाज के बाद एक और आवाज वापस आती है, ये कोजी के कारण होती है? प्रतिध्वनि के कारण। कोजी के कारण होती है? प्रतिध्वनि के कारण होती है। ठीक है, इसके बाद है आपका स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम कितना सेकंड का अंतर होना चाहिए? 0.1 सेकंड का समय का अंतराल होना चाहिए प्रतिध्वनि सुनने के लिए। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक रहती है। जब भी आप किसी ध्वनि को सुनते हैं तो वह ध्वनि आपके माइंड में कितने सेकंड तक रहती है? 0.1 सेकंड तक आपको बनी रहती है। ठीक है, प्रतिध्वनि सुनने के लिए कम से कम दूरी कितना होना चाहिए? तो 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। सुनने वाले और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी आप प्रतिध्वनि को सुन सकते हैं। अदरवाइज प्रतिध्वनि आपको सुनाई नहीं देगा। ये कम से कम है, ज्यादा से ज्यादा तो मतलब बहुत ज्यादा हो सकता है, लेकिन कम से कम कितनी दूरी होना चाहिए? 17.2 मीटर की दूरी होनी चाहिए, तभी आप क्या सुनिएगा? प्रतिध्वनि सुन पाइएगा, अदरवाइज नहीं सुन पाइएगा। ठीक है, इसके बाद एक आपका है अनुरणन। ठीक है, ये अनुरणन क्या होती है? आप जब बड़े हॉल में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बारंबार परिवर्तन के कारण काफी समय तक बनी रहती है। अब ये जब तक कि वह ध्वनि कम न हो जाए तब तक ये चलती रहती है, तो उस प्रकार की ध्वनि को कहते हैं अनुरणन। उसे क्या कहते हैं? अनुरणन। सपोज करिए जब आप किसी हॉल में गए होंगे तो आप चिल्लाते होंगे या बोलते होंगे तो आप ही का आवाज बार बार अप डाउन करता है। समझ में आया? जैसे आप स्कूल में गए होंगे तो उसमें अगर बोलिएगा तो आपकी आवाज अप डाउन करते रहता है। जैसे हल्लो करिएगा तो उसमें हल्लो 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 ऐसे करते रहेगा। ठीक है, वो किसके कारण होती है? अनुरणन के कारण होती है। ये बड़े बड़े हॉलों में देखने को मिलता है। ध्वनि के परिवर्तन के उपयोग आपको पढ़ना है कि ध्वनि के परिवर्तन का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। तो पहला उपयोग हमने आपको बताया है मेगाफोन या लाउड स्पीकर या फिर हॉर्न या तूर्य। ठीक है, ये सब कोची के कारण होती है? कोची में प्रयोग किया जाता है ध्वनि के परिवर्तन के कारण इस सबका उपयोग होता है। जैसे हॉर्न आप देखे होंगे, सीटी उटी बजाने वाले, लाउड स्पीकर जैसे आवाज निकलती है, और तूर्य ये कम सुनने वाले व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है। इसके बाद दूसरा उपयोग है स्टेथोस्कोप। इससे हृदय की धड़कन को मापी जाती है। आपने देखा होगा जिसको आल्ला आप साइड कहते हैं, ठीक है, उसको लगा करके डॉक्टर को नापते हुए आपने देखा होगा। उसी का नाम क्या है? स्टेथोस्कोप। ये किस पे काम करती है? तो ध्वनि के परावर्तन के नियम पे। किस पे काम करती है? ध्वनि के परावर्तन के नियम पर स्टेथोस्कोप काम करती है। ये हर एक डॉक्टर कलम से पास होता है। इसके बाद सिनेमा हॉल की छतों को वक्राकार बनाई जाती है। किसके कारण? ध्वनि परावर्तन के कारण। इसके बाद एक आपका श्रव्यता परिसर। ठीक है, ये श्रव्यता परिसर क्या होती है? तो हम लोग जो है ना हर किसी मतलब प्रकार की ध्वनि को सुन नहीं सकते, मतलब हम सभी आवृत्ति की ध्वनियों को सुन नहीं सकते। ठीक है, जैसे हमारा मतलब कहने का है कि हम मनुष्य हैं, तो मनुष्य में ध्वनि का श्रव्यता का परिसर है ना, वो लगभग आपको कितना है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को हम सुन सकते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से ज्यादा है और 20,000 हर्ट्ज से कम है तब हम उस ध्वनि को सुन सकते हैं। अदरवाइज 20 हर्ट्ज से कम के ध्वनि को हम सुन नहीं सकते, और नहीं हम 20,000 हर्ट्ज की ज्यादा ध्वनियों को भी हम सुन सकते नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब यही है। हमारा कान का जो रेंज है कितना से कितना तक है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक ही है। ये मनुष्य की बात है, हम लोग मनुष्य हैं। इसके बाद आती है अश्रव ध्वनि। ये तो श्रव्य ध्वनि है। ये कौन सा ध्वनि है? अश्रव ध्वनि। ये ध्वनि किसको कहते हैं? तो अगर कोई ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की है, कितना हर्ट्ज से? 20 हर्ट्ज से अगर कम आवृत्ति की कोई ध्वनि है तो ऐसे ध्वनि को कहते हैं अश्रव ध्वनि। क्या कहते हैं? ये अश्रव ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? राइनोसिरस, जिसको आप गेंडा कहते हैं। राइनोसिरस को क्या कहते हैं? गेंडा। हाथी, व्हेल, ये सब जो है ना कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं?
अवस्रव ध्वनि। आपसे पूछ सकता है कि अवस्रव ध्वनि कौन से जानवर उत्पन्न करते हैं, तो आपको बताना होगा राइनोसोर यानी इसको गेंडा, हाथी और हवेल। ये ऐसे जानवर हैं जो 20 हर्ट्ज से भी कम को क्या कर लेंगे, सुन लेंगे। ठीक है, इसके बाद अगला आपको है पराश्रव्य ध्वनि। कौन सा अगला, पराश्रव्य ध्वनि। ये पराश्रव्य ध्वनि क्या है, तो ये 20,000 से भी हर्ट्ज से अगर ज्यादा की ध्वनि है, ठीक है, अगर कोई ध्वनि 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की है तो वैसे ध्वनि को क्या कहेंगे, पराश्रव ध्वनि, या इसी को पराध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये कौन उत्पन्न करेगा भाई, डॉल्फिन, चमगादड़, पोर्पाइज, चूहा, ये सब जो है ना कौन सी ध्वनि उत्पन्न करते हैं, पराश्रव्य ध्वनि। इस ध्वनि को भी हम लोग सुन नहीं सकते। ठीक है, अगला आपको है कि पराध्वनि का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो पराध्वनि के अनुप्रयोग आपको सफाई करने में होता है। अब ये सफाई कहाँ करने में, वैसे जगहों पे सफाई करना जहां पे चीजें पहुंच नहीं सकती। समझ में आया, जैसे कोई टेढ़ी मेढ़ी नली है, अब उस नली में झाड़ू तो लगाओगे नहीं और उसको साफ करना है, तो ऐसे जगहों पे किसका प्रयोग किया जाता है, पराध्वनि का। किसका प्रयोग किया जाता है, पराध्वनि का। लिखा हुआ होगा, पराध्वनि का उपयोग धातु के ब्लॉक में दरारों को भी पता करने में किया जाता है। इसके अलावा सर्पिला आकार अगर कोई नली है उसमें, विषम आकार का कोई पुर्जा उसमें, इलेक्ट्रॉनिक अवयव है उसमें, ये सब जगहों पे कोचिंग में प्रयोग किए जाते हैं सफाई के लिए। ध्वनि पराध्वनि का किसका प्रयोग किया जाता है, पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपको पराध्वनि का उपयोग दरार को पता करने में, जैसे अगर कोई धातु है, कोई धातु है और अगर उसमें दरार है, ऊपर से नजर नहीं आ रही है, तो उसके अंदर से कौन सी ध्वनि गुजारी जाएगी, पराध्वनि। कौन सी ध्वनि वो गुजारी जाएगी, पराध्वनि। और पराध्वनि हर एक जगह से गुजर जाएगी और दरार जहां रहेगी वहां से गुजरेगी नहीं, तो इससे पता चल जाता है कि इससे धातु में कहां पे दरार है, तो उसको पता करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, पराध्वनि का। ठीक है, इसके अलावा इकोकार्डियोग्राफी, जिसको शॉर्टकट में ईसीजी, ये भी हृदय संबंधी चीजें मशीन होती है और इस हृदय संबंधी मशीनों में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसमें भी कौन सी ध्वनि का प्रयोग होती है, पराध्वनि का। किसका, पराध्वनि का। ठीक है, तो इकोकार्डियोग्राफी याद रखिएगा हृदय से संबंधित है, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, ईसीजी। ये बहुत बार पूछ लेता है आपको, ईसीजी का फुल फॉर्म बतलाइए, यही होता है इकोकार्डियोग्राफी। इकोकार्डियोग्राफी। इसके बाद है यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि को प्रतिबिंबित करने में भी किसका प्रयोग होता है, पराध्वनि का। समझ में आया, किसका प्रयोग होता है, पराध्वनि का। जैसे यकृत का हो, पित्ताशय का हो, गर्भाशय का हो, गुर्दा, गुर्दा का मतलब किडनी होता है। ठीक है, ये सबको अगर प्रतिबिंबित करना है तो वहां पे किसका प्रयोग कर लिया जाता है, पराध्वनि का। किसका प्रयोग कर लिया जाएगा, पराध्वनि का कर लिया जाता है। अगला इसमें है पराध्वनि का उपयोग गुर्दे को, छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। सपोज करिए अगर किसी व्यक्ति को पथरी है, ठीक है, और छोटा सा पथरी है, उस पथरी को हमें तोड़ना है, और अगर तोड़ना है तब तो किसका प्रयोग करना होगा, पराध्वनि का। किसका प्रयोग करेंगे, पराध्वनि का। और अगर नहीं ये युक्ति आता तो फिर उसको ऑपरेशन करके क्या किया जाता है, निकाला जाता है पथरी को। लेकिन ऑपरेशन से बचने के लिए किसका प्रयोग कर लिया जाता है, पराध्वनि का। ये पराध्वनि क्या करता है, इसको पथरी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, और वो छोटा छोटा टुकड़ा टूट जाने के बाद वो पेशाब के मार्ग से यानी मूत्र मार्ग से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कौन सी, ये जो पथरी है वो वाले, तो बिना ऑपरेशन के क्या हो जाते हैं, इसको से किया जा सकता है, किसको, पथरी को हटाया जा सकता है यानी तोड़ा जा सकता है। ये बहुत ही अच्छा युक्ति है। इसके बाद एक सोनार है, ये सोनार मतलब सोना बना लो ना समझिए, यह एक मशीन का नाम है। ये सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों को दूरी, दिशा तथा चाल को मापने के लिए पराध्वनि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, सोनार के द्वारा। ये सोनार क्या करती है, पानी की गहराई में अंदर अगर कोई बड़ा सा पत्थर है, बड़ा सा चट्टान है, बड़ा सा मछली है, वो सबको पता कर देता है। ये जहाज के नीचे लगाया हुआ रहता है, पानी वाले जो जहाज होते हैं बड़े बड़े ना, उसके नीचे इसको लगा दिए जाते हैं सोनार को। और ये सोनार हमेशा एक ध्वनि छोड़ती रहती है, हमेशा क्या छोड़ती रहती है, ध्वनि छोड़ती रहती है। इसको आप अगर इस प्रकार से समझें, अगर इस प्रकार से ये जहाज है, यहाँ इसको लगाया जाता है, इधर पानी है, पानी में सपोज करो यहाँ पे कोई बड़ा सा पत्थर है, तो यहाँ से क्या करता है, छोड़ता है ध्वनि, और ये फिर वापस टकरा करके जाएगा कि नहीं, बोलिए। तो इससे पता चलता है कि गहराई कितना है। जैसे अगर इधर छोड़ा होगा तो इधर ज्यादा गहराई होगा, लेकिन यहाँ से यहीं से टकरा के लौट गया ना, यहाँ से टकरा के लौटने में इसको कम समय लगा होगा। तो इसे पता कर लेता है चालक कि भाई कितनी गहराई पे हमारी जहाज चल रही है, या फिर नीचे कोई बड़ा सा पत्थर आ गया या बड़ा सा मछली तो नहीं आ गया है, तो
तो उसके लिए किसका प्रयोग कर लिया जाता है? सोनार का प्रयोग कर लिया जाता है। ठीक है, तो ये सोनार बहुत ही अच्छा युक्ति है जो जहाज को डूबने से, टूटने से क्या कर लेता है? बचा लेता है। ठीक है, ये सोनार आपको याद रखना है। सोनार बहुत ही अच्छा युक्ति है जो खोज में प्रयोग होती है पानी वाली जहाज में, खोजी के लिए, दूरी के लिए, दिशा के लिए और चाल के लिए, और साथ में अपने आप को बचाव के लिए किसका प्रयोग कर लेते हैं? सोनार। और सोनार किस पे काम करती है? पराध्वनि तरंगों पे। किस पे निर्भर करती है? पराध्वनि तरंगों का उपयोग करती है, और इसी से किसी भी चीज को पता लगा लेता